Hi everyone, thanks a lot for joining. My name is Kulchan Shubham and I'd like to welcome you all to session number 60 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है मास्टर डेटा मैनेजमेंट एंड इट विल बी presented by myself. So let's get started. Okay. तो आज का टॉपिक रहेगा जो एजेंडा है MDM में है बहुत सारी चीज़ें बट वी आर नॉट टारगेटिंग टू कवर ऑल द थिंग इन वन सेशन बिकॉज इट इज़ अगेन अ मॉड्यूल विच नीड्स एटलीस्ट 2 सेशन. ठीक है, तो वी विल टेक इट बिट बाय बिट. आज जो हम कवर करने वाले हैं वो ये रहेगा कि पहले एक हाई लेवल आइडिया ले ले फॉर दोज हु हैव नॉट यूज्ड एमडीएम कि एमडीएम है क्या. दे आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस. लेट्स से उन्होंने बस देखा होगा थेरेटिकली कि अच्छा कुछ आया है नया, बट आफ्टर दैट दे हैव नॉट चेक्ड इट. ओके, तो फॉर दोज पीपल ऑल्सो इट विल बी यूजफुल. जिन्होंने इसको यूज किया है उनके लिए भी यूजफुल होगा क्योंकि हम लोग कुछ कुछ सिनेरियोज में भी डीप डाइव करेंगे. ठीक है, तो पहला नीड फॉर एमडीएम. व्हाई डू वी नीड एमडीएम इन द फर्स्ट प्लेस? एमडीएम की कैपेबिलिटीज बिजनेस सेंटर में क्या क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गेट आउट ऑफ दिस फीचर इन बिजनेस सेंटर? ठीक है, लिमिटेशंस क्या है एमडीएम की? व्हेन आई से एमडीएम इट्स मास्टर डेटा मैनेजमेंट. इन शॉर्ट वी आर रेफरिंग इट एज एमडीएम. फिर हम लोग डेमो पे जाएंगे. एमडीएम में क्या क्या सेटअप करना होता है टू इनेबल एमडीएम वो देखेंगे. और फिर डेटा जो सिंक करना है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी पर्पस का यही है कि एक मास्टर कंपनी से सब्सिडियरी कंपनीज में, चाइल्ड कंपनीज में डेटा ट्रांसफर हो. ठीक है, मास्टर डेटा. तो वो इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट कैसे क्या क्या सिंक हो रहा है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे. फिर इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन मोड होता है, फुल वर्सेस मैच बेस्ड, वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या है. ओके, तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एमडीएम क्या है. ओके, व्हाई वी नीड एमडीएम, एमडीएम व्हाट इट इज डूइंग इन बिजनेस सेंट्रल. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, ये सिनेरियो मुझे भी पर्सनली आया है पहले. देयर वाज अ क्लाइंट हु सेड कि भाई मेरा एक हेडक्वार्टर है और मेरे मल्टीपल स्टोर्स हैं. ठीक है, नाउ देयर कुड बी मल्टीपल स्टोर्स एंड दे आर सेलिंग द सेम टाइप ऑफ आइटम्स और दे हैव अ सिमिलर वेंडर्स, सिमिलर कस्टमर्स लेट्स से. उस केस में आप क्या करोगे? जो हेडक्वार्टर है, नॉर्मली मैंने आइटम्स के लिए इसको ज्यादा देखा है जब ऐसा सिनेरियो होता है कि एक हेडक्वार्टर होता है और मल्टीपल स्टोर्स होते हैं. तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो मैं स्टोर 1 में बोलूँ कि तुम अपना आइटम क्रिएट करो, स्टोर 2 को बोलूँ तुम अपना आइटम क्रिएट, स्टोर 3 को भी ऐसा ही बोलूँ. ठीक है, मल्टीपल सारे मेरे ही स्टोर है लेकिन सबको अलग अलग तीनों को मैनेज करना पड़ रहा है, मतलब 3 टाइम्स एफर्ट. ठीक है, अब तीनों ने ऐसा बोला कि भाई सारे जो मास्टर्स है, सारे जो आइटम्स हम सेल कर रहे हैं वो तो कॉमन ही है, तो क्यों ना हम एक जगह पे बना दें और वही आइटम्स हमारे पास आए. ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे? लेट्स से जो हेडक्वार्टर वाली कंपनी, एक जो कंपनी उसको मास्टर कंपनी मानते हैं और वो जो भी मास्टर्स जो कॉमन है, लेट्स से इस केस में आइटम दैट इज कॉमन, तो मैं सिर्फ एक कंपनी में उसको बनाऊंगा और वो फिर सारे दूसरी कंपनीज में जो स्टोर 1 स्टोर 2 उसमें फ्लो होगा. तो इससे क्या हो गया? हमारा एफर्ट कम हो गया. उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो उससे अब वो मास्टर डेटा सिर्फ एक ही जगह पे मैनेज करना पड़ रहा है. वो एक कंपनी में क्रिएट कर रहा है और वो मास्टर डेटा दूसरी कंपनी में सिंक हो जा रहा है. ठीक है, तो इससे एक तो जो आइटम है वो स्टैंडर्ड आइटम हर एक जगह पे रहेगा, उनके सारे स्टोर्स पे रहेगा, सब्सिडियरी कंपनीज में रहेगा. और दूसरी चीज की मेरा एफर्ट जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज वाई वी नीड एमडीएम. मैंने पर्सनली एक इम्प्लीमेंटेशन किया था, उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को कस्टमाइज किया था. इट वाज बैक इन 2019. तब ये फीचर था नहीं एंड रिक्वायरमेंट वाज वेरी सिमिलर कि भाई मैं एक कंपनी में डेटा बनाऊंगा क्योंकि मेरे तो 40 स्टोर्स है. तो हमने 40 कंपनीज बनाई थी बिजनेस सेंटर में. बट आई डोंट वांट टू मेंटेन द सेम लिस्ट ऑफ आइटम कि ये 500 आइटम पहले इसमें डालो फिर दूसरी कंपनी ओपन करो उसमें डालो. वैसा मुझे नहीं करना है. मुझे सिर्फ एक जगह बनाना है और सारी जगह पे पुश हो. तो बहुत सारी जब कंपनीज होती हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि एक मेन कंपनी है, बाकी सब्सिडरी कंपनी है, स्टोर्स है, तो उसमें कोई भी यही चाहेगा कि भाई मैं मास्टर अलग अलग जगह पे मैनेज ना करूं. दिस वाज अ बिग थिंग जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते थे. जब ये कस्टमाइजेशन, जब ये फीचर नहीं था तो हम लोग कस्टमाइज करते थे, बट नाउ वी हैव दिस फीचर. ओके, ये फीचर यही कह रहा है बेसिकली कि आप एक जगह जो भी मास्टर कॉमन है वो आप एक जगह बनाओ, बाकी कंपनीज में वो सिंक हो जाएगी. यानी कि आपके बिजनेस सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपकी 10 कंपनीज हैं, तो आपको 10 कंपनी में आइटम मास्टर या वेंडर या पेमेंट टर्म्स या नंबर सीरीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. एक जगह क्रिएट करो, वो बाकी जगह सिंक हो जाएगी. जो मॉडिफाई आप मास्टर कंपनी में कर रहे हो वो दूसरे कंपनीज में भी सिंक हो जाएगी.
यही ये फीचर करता है, ठीक है। नाउ लेट्स इसका यूज केसेस, जो यूज केस मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया, कि जब भी एक कंपनी है और वो अपनी एक नई सब्सिडरी कंपनी चालू करती है, तो उस केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें होता वही है कि वो जो मास्टर्स होते हैं, बहुत सारे मास्टर्स उसमें कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि वो उसी की सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो बहुत सारे मास्टर्स कॉमन हो सकते हैं, तो उस केस में जो कॉमन मास्टर्स है, दैट वी कैन सिंक। दूसरा कि किसी भी रीजन से व्हेन टू और मोर कंपनीज यूज सम ऑफ द सेम मास्टर डेटा ड्यू टू irrespective of whether subsidiary है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, दे आर टू लीगल एंटिटीज द सेम ग्रुप एंड दे वांट टू मैनेज और टू सिंक द सेम मास्टर डेटा, उस केस में हम इसको कर सकते हैं। तीसरा कि जब भी हम लोग यूएटी करवा रहे होते हैं, तो क्या होता है, पहले हम लोग यूएटी के इंस्टेंस में करवा रहे होते हैं, हमारे प्रोडक्शन इंस्टेंस होता है, लेट्स से अभी वी हैव नॉट गॉन लाइव, तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे कि यूएटी में सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, देखा ये सिनेरियो वर्क किया कि नहीं किया, अच्छा नहीं किया तो क्या इशू था, फिर वो सेटअप हम चेंज करते हैं जाके, देन इट वर्क्स फाइन, ठीक है। अब क्या होता है, जब तक यूएटी होता है, उस यूएटी में सब कुछ सही चल रहा होता है, उस यूएटी इंस्टेंस में, फिर हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली कि अच्छा अब इस यूएटी में हमने जो भी सेटअप्स किए थे, सेम सेटअप्स वी शुड डू इन लाइव, क्योंकि इस यूएटी में 1-2 महीने तक कंप्लीट अग्रेसिवली टेस्टिंग हुआ है, और उस टेस्टिंग के बेसिस पे हमने सेटअप चेंजेस किए हैं, और अब एवरीथिंग इज फाइन ट्यून्ड, एंड दिस यूएटी कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन करो, वो जैसा क्लाइंट को चाहिए था, बिजनेस को चाहिए था, वैसा ही चल रहा है। इसमें हम क्या चाहेंगे कि अब जो हम नई प्रोडक्शन कंपनी बनाएंगे, जो इसमें एक्चुअल लाइव एंट्रीज होंगी, उसमें सेम सेटअप्स रहे, बिकॉज ऑल दीज सेटअप्स आर टेस्टेड, वेरीफाइड, फाइन ट्यून्ड। इस केस में हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं भाई, पहले अगर ये फीचर नहीं यूज करें तो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से हम लोग डालते हैं, बट टू मेक थिंग्स easier we just need to take those tables, for example let's say posting setup, sales and stable, purchase and payable, number series, all these things we can just sync into the new company that you are creating, ठीक है, वो भी हो सकता है। ओके okay. अब हम लोग थोड़ी कैपेबिलिटी समझ लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि आज हम लोग मास्टर डेटा मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू, और वी विल स्टार्ट विद दिस, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो हमें दूसरा सेशन भी लगेगा, बट इस सेशन में आप कम से कम ये जान जाओगे, इवन इफ यू हैव नॉट यूज्ड इट, कि भाई मास्टर डेटा मैनेजमेंट में बिजनेस सेंट्रल हमें आउट ऑफ द बॉक्स क्या क्या फीचर्स दे रहा है, ठीक है, सो दैट इवन इफ समबडी आस्क यू एंड यू हैव नॉट यूज्ड इट, दैट्स फाइन, यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि भाई इतनी इतनी चीजें फीचर मुझे मिल रही है, ठीक है। तो पहला तो वही जो मैंने बोला कि आप जो है मास्टर डेटा सिंक कर पाओगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, ठीक है, दिस इज फिक्स, ये मेन प्राइमरी पर्पस जो है। अब यू कैन डिफाइन द टेबल्स एंड फील्ड्स टू सिंक्रोनाइज, आपके पास ये भी ऑप्शन मिलता है, आपको चाहिए कि सिर्फ वेंडर, कस्टमर, आइटम, यही तीन मुझे सिंक करना है, तो आप वही तीन टेबल सेलेक्ट कर लो। उस टेबल के अंदर भी आपको चाहिए कि मुझे सारे फील्ड सिंक नहीं करने हैं, मुझे कुछ ही फील्ड सिंक करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो भी ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। ये दूसरा चीज हो गया। फिर कोई भी चेंजेस आप मेन कंपनी में, जो आपका मास्टर थे, जो कि ऑलरेडी आपने सिंक किया, उसमें चेंज करते हो, लेट से आपने वेंडर के ऊपर पेमेंट टर्म्स डाला, चेंज किया, पहले ब्लैंक था, अब आपने एक पेमेंट टर्म अपडेट किया, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा दूसरी सब्सिडरी कंपनी में, आपको कुछ नहीं मैनुअल करना है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आप अपडेट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा आपकी जो भी सब्सिडरी कंपनी है जहां पे आपने ये एमडीएम ऑन करके रखा है, ठीक है। उसके बाद आप वैलिडेट करवाना चाहते हो डेटा, जब वो सब्सिडरी कंपनी में इन हो रहा है उस टाइम पे, या और नॉट। फॉर एग्जाम्पल वेंडर के ऊपर एक पेमेंट टर्म्स है, ठीक है, लेट से वो पेमेंट टर्म्स मैंने मास्टर कंपनी में क्रिएट किया था, और जो ये पेमेंट टर्म्स का डेटा है वो मैं सिंक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और वो पेमेंट टर्म्स मैंने जो क्रिएट किया वो सब्सिडरी कंपनी में नहीं है। तो अब क्या आप सिंक करोगे तो वो सिंक हो जाएगी वहां पे, क्योंकि आप वैलिडेट नहीं करवा रहे हो। लेकिन अगर आप वैलिडेट करते हो तो वहां वहां पे सिंक नहीं होगी, वो बोलेगा कि ये पेमेंट टर्म्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन पैकेज में होता है, जब हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं तो वैलिडेट करने का या फिर नहीं करने का ऑप्शन मिलता है, आप ऑन ऑफ रख सकते हो, तो सिमिलर ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने सिंक कर दिया, सारा डेटा सब्सिडरी कंपनी में सिंक हो रहा है फ्रॉम द मेन कंपनी, फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स, लेकिन मैंने लोकली उस किसी मास्टर में चेंज कर दिया, लेट्स से वेंडर में मैंने डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, ठीक है। अगर आप ऐसा चेंज करते हो तो वो चेंजेस वापस से जब सिंक हो तो ये चेंज ओवर राइट हो जाए, वो ऑप्शन भी हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो भी ये सिंकिंग हो रहा है,
इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ सिंकिंग किसी रीजन से फेल होंगे, जैसे मैंने आपको एक बताया कि वो पेमेंट टर्म्स वेंडर के ऊपर सिंक हुआ, लेकिन वो पेमेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं करता था सब डेरी कंट्री में, तो आपका फेल होगा। तो ये जो भी चीज कितने इंसर्ट हुए हैं, कौन से मास्टर्स इंसर्ट हुए सक्सेसफुली, कब इंसर्ट हुए, अपडेट हुए तो कितने हुए, किस टाइम पे हुए, अच्छा कुछ फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, क्या रीजन है, ये सब के लिए आपको एक लॉग मिलता है जिसको सिंक्रोनाइजेशन लॉग बोलते हैं। ठीक है, जैसे चेंज लॉग हमारे पास एक टेबल है ना, जो भी परमिशन से रिलेटेड चेंजेस होते हैं या फिर जो भी आप टेबल के रिलेटेड चेंजेस देखना चाहते हो वहां पे मिलता है। सिमिलरली ये सिंक्रोनाइजेशन लॉग है, तो जो ये सिंक हो रहा है उसका पूरा लॉग आप अपनी सब्सिडरी कंपनी में देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, आपने, और ये क्वेश्चन पहले भी आया था जब मैं एक बार इसको प्रेजेंट कर रहा था विद इन माई कंपनी, कि मैंने कोई एक कस्टम टेबल ऐड किया, ठीक है, उसमें कस्टम फील्ड्स है, कस्टम टेबल है, तो वो क्या दिखेगा मुझे, उसको क्या मैं सिंक कर सकता हूँ? सो द आंसर इज यस। आपका एक पूरा कस्टम टेबल ही है, बिल्कुल नया टेबल है जो बिजनेस सेंटर में एग्जिस्ट नहीं करता, आपने कस्टमाइज बनाया है, वो टेबल भी आप सिंक कर सकते हो। लेट्स से कोई एक एग्जिस्टिंग टेबल है, बेस टेबल, उसमें एक कस्टम फील्ड डाला है, तो क्या वो भी सिंक हो सकता है? वो भी सिंक हो सकता है। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी उसको भी इंक्लूड करता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि मेरा एक कंपनी है मास्टर कंपनी, उसमें डेटा है, और दूसरी कंपनी में जो नई स्टार्ट करो ब्लैंक है, तो उसमें तो वो होगा ही, ठीक है, दैट इज ऑब्वियस, उसमें वो सिंक होगा। लेकिन मेरी जो दूसरी कंपनी है उसमें ऑलरेडी डेटा है, ठीक है, तो लेट्स से मैं कस्टमर सिंक करना चाह रहा हूँ, सब्सिडरी कंपनी में जो चाइल्ड कंपनी उसमें 10 कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम, जो कि मास्टर कंपनी में भी है, ठीक है, और यहाँ पर मास्टर कंपनी में और 5 एक्स्ट्रा है, तो क्या इस केस में सिंक होगा? कैसे सिंक होगा? तो आंसर है कि उस केस में भी सिंक होगा, उसके लिए हमारे पास एक दूसरा सिंक्रोनाइजेशन मोड दिया हुआ है। ठीक है, तो विद दिस स्लाइड आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं थ्रू एमडीएम। ठीक है। ओके, अभी एक लिमिटेशन भी जल्दी से देख लेते हैं। लिमिटेशन ये है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, ये सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, आप बोलोगे, मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया था, मैं एक बार थोड़ा पीछे स्लाइड पे जाता हूँ, ये हेडक्वार्टर, ये स्टोर वन, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मास्टर कंपनी, हेडक्वार्टर को मैं मास्टर कंपनी बोलता हूँ, स्टोर वन को मैं चाइल्ड कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये है कि ये जो सिंक होगा डेटा का, मास्टर डेटा का, वो सिर्फ वन साइडेड होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि ये हेडक्वार्टर से स्टोर वन में ही जाएगा, स्टोर वन से हेडक्वार्टर में नहीं जाएगा। अच्छा, ये हो गया विच इज एज पर द डॉक्यूमेंट। बट जब मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा तो वो सेटअप आपको ऐसा करने पे कहीं पे भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस आई वांट टू बी वेरी क्लियर कि आप, जब मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा ना, तो आप ये सेटअप ऐसा कर सकते हो कि ये यूनिडायरेक्शनल हो, लेकिन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इट इज सजेस्टेड कि इट शुड ऑलवेज बी वन वे। आई डोंट नो टू वे किसी का कुछ रीजन हो, कोई एक सिनेरियो हो उसमें बोल सकता है क्लाइंट, बट यू नीड टू से कि भाई लॉजिकली इफ आई सी फ्रॉम द सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन मेक दिस हैपन, इट विल वर्क एज वेल, बट इट इज नॉट सजेस्टेड बिकॉज उसमें कुछ आपके ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो कि फिर यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनी सपोर्ट। यू कैन नॉट कंप्लेन क्या रही है नहीं चल रहा है, बिकॉज इट इज नॉट वर्क सपोज टू वर्क दैट वे। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि इट इज यूनिडायरेक्शनल। व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग दिस टू द क्लाइंट, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एक्सप्लेनिंग दैट दिस इज यूनिडायरेक्शनल, हेडक्वार्टर से या मास्टर कंपनी से स्टोर वन में ही जाएगा। वो बोलेगा नहीं इसमें से भी कुछ डेटा जाए स्टोर वन में, स्टोर वन से भी कुछ डेटा हेडक्वार्टर में जाए, ये टू वे नहीं होगा। ठीक है, ओके, नाउ गो टू दिस वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एमडीएम, इट वर्क्स इन पुल फैशन नॉट इन पुश फैशन। ठीक है, अच्छा, इस रीजन के कारण दिस अ क्लाइंट ऑफ माइन जो कि अभी एक मास्टर डेटा मैनेजमेंट कस्टमाइज यूज कर रहे हैं, and then this came and I presented it to them, but still they denied, they said कि no, we don't want to use it, and you know the reason? उसका कारण ये है कि अभी जो वो सिंक करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक जो ये हेडक्वार्टर, ये जो मेन कंपनी है, वहां पे वो सारे मास्टर्स बनाते हैं, कस्टमर्स, वेंडर्स, आइटम्स, और एक बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं और वो डिफाइन कर दिए होते हैं कि ये सारी कंपनी में सिंक होना चाहिए, नीचे चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक बॉक्सेस, और ऊपर में बस एक बटन होता है सिंक, सिंक करते हैं तो वो सारी कंपनीज में चला जाता है। अब ये हो गया जो क्लाइंट का एक कस्टमाइज है, जो क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा था, उनका वैसे चल रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, मुझे ये पुल फैशन में नहीं है, दिस जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये पुल फैशन है कि हेडक्वार्टर में सेटअप होगा, वहां से एक बटन क्लिक करो, सारी कंपनीज में वो सिंक हो गया।
यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। आपको जो सेटअप करना पड़ेगा एमडीएम में, अभी जो मैं दिखाऊंगा पुल फैशन में, पुल फैशन मतलब कि आप स्टोर वन में जाओगे, आप एक सेटअप करोगे कि मुझे इसमें कौन कौन से मास्टर्स हेडक्वार्टर से सिंक करवाने हैं स्टोर वन में, वो आप सिलेक्ट करोगे, आप क्लिक करोगे तो हेडक्वार्टर इसमें आएगा। अच्छा, अब आपको स्टोर टू में चाहिए तो फिर आप स्टोर टू में जाओगे, यहाँ पे भी आप एक सेटअप में डिफाइन करोगे कि मुझे कौन कौन से मास्टर्स चाहिए हेडक्वार्टर से, फिर इसमें करना पड़ेगा। तो आपके जितनी कंपनीज हैं उन सारों में जाके आपको ये सेटअप करना पड़ेगा, और वहां पे फिर आप सिंक ऑन करोगे। इट मीन्स इट वर्क्स इन पुल फैशन। तो इफ यू सी दिस अगेन, यहाँ पर एफर्ट सिर्फ आ रहा है सेटअप का, कि अगर आपकी 50 कंपनीज हैं तो मुझे 50 कंपनीज में जाके ये सेटअप करना है। वंस इट इज डन देन इट इज एड एज गुड एज पुल या पुश, दोनों सेम ही हो गया मेरे केस में, क्योंकि मेरे पास तो डेटा आने से मतलब है। ठीक है, डेटा आ रहा है। लेकिन सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मैनेजमेंट है वो आपका पुश वाले में इजी होता है, बट जो ये फीचर है आउट ऑफ द बॉक्स वो पुल फैशन में काम करता है। इट मीन्स यू नीड टू गो टू एवरी कंपनी एंड डू दिस सेटअप, एंड इन एवरी कंपनी नीड टू डिफाइन कि कौन से टेबल्स हैं जो मुझे सिंक करवाने हैं और जो मुझे फेच करने हैं हेडक्वार्टर वाली कंपनी से। ठीक है, ओके। नाउ this works only for master data, cannot be used for transactional data. अब इट्स ऑब्वियस, आप बोलोगे जनरल लेजर एंट्री मुझे सिंक करना है, दैट विल नॉट बी डन। ठीक है, ये तो जनरल लेजर एंट्री, उसमें ऐसे भी आप सिंक करवाओगे एरर आ जाएगा कि उसमें अलाउड ही नहीं है इंसर्ट करना। लेकिन पीपल माइट से कि यार लेट्स से मेरा कोई एक परचेज ऑर्डर हेडर है, ठीक है, वो मैं क्यों नहीं, वो अगर मुझे ऐसा कोई रीजन है मैं किसी भी रीजन सिंक करना चाहूँ तो वो भी सिंक नहीं होगा। अगेन जब मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा तो वहां पे सेटअप में सारे टेबल्स अवेलेबल होते हैं, वहां पर ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा होगा आपको कि ये ट्रांजैक्शन वाले नहीं आपको दिखेंगे, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन और मास्टर वाले दिखेंगे, ऐसा नहीं है। फिल्टर नहीं लगा है। लेकिन अगर आप कोई ट्रांजैक्शनल लिस्ट से आपने परचेज ऑर्डर हेडर टेबल सेलेक्ट कर लिया, उसको सिंक करवाने की कोशिश की, तो ये जो कोड यूनिट बना है मास्टर डेटा मैनेजमेंट का, उसमें वो फीचर ही नहीं है जिसके थ्रू वो सिंक कर पाए। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल वाले नहीं सिंक होंगे, इट वर्क्स ओनली फॉर मास्टर। व्हेन आई से मास्टर इट मींस मास्टर डेटा लाइक वेंडर कस्टमर एंड आल्सो सेटअप्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस लाइक परचेज एंड पेबल एंड पोस्टिंग सेटअप्स। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, इट वर्क्स फॉर कंपनीज विद इन द सेम एनवायरनमेंट। ठीक है, आपके एक एनवायरनमेंट के अंदर जो कंपनीज हैं उसी के लिए काम करेगा। आपके एक टेनेंट में मान लो दो एनवायरनमेंट बने हैं तो आप बोलोगे नहीं इस एनवायरनमेंट से उस एनवायरनमेंट में हो, वैसा नहीं होगा। जैसे इंटर कंपनी में आपको दिखाया था, देखिए अभी रिसेंटली उसमें वो फीचर आ गया, इसमें अभी तक वैसा नहीं है। विद इन द सेम एनवायरनमेंट आपकी जो कंपनीज बनी है उसी के बीच में ये सिंक काम करेगा। इन फ्यूचर दे माइट एड इट, दिस इज आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन द ऑफिशियल वीडियो। जब ये फीचर आई थी उस टाइम का जो ऑफिशियल वीडियो था उसमें दे हैव मेंशन्ड कि वी विल ब्रिंग इट, बट इट हैज बीन सम टाइम एंड मुझे अभी तक उसमें और कोई मास्टर डेटा मैनेजमेंट में चेंजेस दिखे नहीं। ओके, फिफ्थ इज डिलीशन इज नॉट सपोर्टेड। नाउ आप इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा, कोई भी नया मास्टर बनाए मेन कंपनी में, मास्टर कंपनी में, तो सब्सिडरी कंपनी में भी सिंक हो जाएगा, वो होता है। कुछ भी मॉडिफाई करोगे वो भी हो जाएगा। डिलीशन नहीं सपोर्टेड है। अगेन आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इसके रिलेटेड हम अभी मैं आपको जब डेमो दिखाऊंगा तो उसमें आपको कॉलम्स वगैरह सब दिखेंगे, बट वो डिलीशन सपोर्टेड नहीं है ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको ये लिमिटेशंस भी बता दिया। अभी लेट्स गो स्ट्रेट टू बिजनेस सेंट्रल। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये जो कंपनी है जो क्रोनस बाय डिफॉल्ट रहती है उसको मैंने एच क्यू बोल दिया है, सेम हमारा जो पीपी था उसके एग्जाम्पल पे। यानी कि ये हमारी मास्टर कंपनी हुई, सारे मास्टर्स यहाँ पे बने होंगे और इससे मैं सेंड करना चाहूंगा। और ये हमारी स्टोर वन स्टोर टू, या फिर इसको आप सब्सिडरी वन सब्सिडरी टू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये जो कंपनी है इसमें आपको सारे मास्टर्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स, मैं कस्टमर्स पे जा रहा हूँ, देखो सारे कस्टमर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप वेंडर्स पे जाओगे आपको सारे वेंडर्स दिखेंगे। ठीक है, सारे मास्टर जो भी है नंबर सीरीज वगैरह सब कुछ है। ये दूसरी कंपनी जो स्टोर वन है, इसमें मैं जाता हूँ कस्टमर्स पे। ठीक है, पूरा ब्लैंक है। सिमिलरली आप वेंडर्स वगैरह पे जाओगे सब कुछ आपको ब्लैंक मिलेगा। तो ये विथ नो डेटा जो कंपनी क्रिएट करते हैं उस तरह से मैंने इसको कंपनी को बनाया। तो इसमें कोई भी डेटा नहीं, आप जब ब्लैंक कंपनी बनाते हो ये वो वाली कंपनी है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है कि हमें इस कंपनी में मुझे जो सेटअप्स रिक्वायर्ड है वो सारे ऑटोमेटिक फ्लो हो, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। विल सेट इट फ्रॉम बिगनिंग,
फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि कैसे होता है। तो हम लोग जाएंगे, जैसा मैंने आपको बोला कि ये फुल फैशन में काम करता है। इट मीन्स स्टोर वन में अगर मुझे सिंक करना है तो स्टोर वन में भी करना पड़ेगा, स्टोर टू में करना है तो स्टोर टू में भी सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने स्टोर वन में सिर्फ सेटअप किया है, इनेबल किया है, तो वो ये मेन एच क्यू से स्टोर वन में जाएगा, उसमें सिंक हो रहा होगा, स्टोर टू में नहीं सिंक होने वाला है। ठीक है, दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट इट इज वर्किंग इन फुल फैशन। और जो मैंने बोला था कि सेम एनवायरनमेंट की कंपनीज में ही सिंक होगा, इट मीन्स कि जब मैं सेटअप करने के लिए जाऊंगा अभी तो मैं क्रोनस वाले से ले सकता हूँ। लेट्स से आप बोलोगे स्टोर टू में आप सिंक करो और ये वाली कंपनी से लो जो यहाँ पे क्रोनस डेनमार्क लिखा है, ये नहीं होगा क्योंकि ये दूसरा एनवायरनमेंट है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्शन यूएस है, देखो ये दूसरा एनवायरनमेंट है, तो एक ही एनवायरनमेंट के बीच में सिंक होगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू स्टोर वन, वी आर इन स्टोर वन एंड वी विल गो टू मास्टर डेटा मैनेजमेंट। आप मास्टर डेटा मैनेजमेंट पूरा लिखोगे तो भी आपको मिलेगा, एंड इन शॉर्ट इफ यू राइट एमडीएम तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो वी विल गो टू मास्टर डेटा मैनेजमेंट सेटअप। ओके, सेटअप इज वेरी सिंपल। यहाँ पर सोर्स कंपनी है, इट मीन्स कौन सी कंपनी से आपको डेटा फेच करना है इस कंपनी में। तो हमारी कंपनी ये है क्रोनस यूएसए आईएनसी, जो कि हमारा हेडक्वार्टर हम मान के चल रहे हैं। विल सेलेक्ट होके यहाँ पे आ गया। इसके बाद यू जस्ट नीड टू इनेबल डेटा सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्विच ऑन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू कैन रीड दिस इंस्ट्रक्शन। द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा फ्रॉम कंपनी क्रोनस यूएसए आईएनसी इज इनेबल्ड। ठीक है, to review the tables and fields that will be synchronized, choose action synchronization tables। तो आपको ये आगे के इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है कि इनेबल तो हो गया, लेकिन कौन से टेबल्स सिंक्रोनाइज करने हैं वो देखने के लिए आप सिंक्रोनाइजेशन टेबल्स जो एक्शन है उस पर क्लिक करें। तो ये देखिए यहाँ पर एक्शन दिख रहा है ये वाला, टू परफॉर्म द इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा फ्रॉम क्रोनस क्रोनस यूएसए आईएनसी चूज स्टार्ट इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन। तो आपको ये भी बता रहा है कि पहले तो आप टेबल देख लो, उसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा तो सिंक करने। अच्छा, वो आपने चेक कर लिया कि ये सिंक करना है, ये टेबल्स ये फील्ड्स। अब आपको सिंक करना है तो फर्स्ट टाइम आपको स्टार्ट इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन ये ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये भी आपको एक्सप्लेन करा है कि ये एक्शन है, उसको आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। देन आफ्टर द इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन इज डन, जॉब क्यू एंट्रीज विल बी job queue entries will continue to synchronize modifications. So it is explaining कि once you run the initial synchronization, then automatically job queue entries बन जाएंगी, जो कि automatically जितने भी modifications फिर बाद में आप कर रहे हो, that will automatically happen, that will automatically be synced from the master company to the subsidiary company। ठीक है, तो it explains you about everything that कैसे काम करेगा, फर्स्ट आपको क्या करना है। ठीक है, now you click on OK। अब हम लोग जाते हैं सिंक्रोनाइजेशन टेबल्स पे, क्योंकि हमने अभी क्या किया, कौन सी कंपनी से सिंक करना है और सिंक्रोनाइजेशन ऑन किया, बट इट डजंट मीन कि वो सिंक अभी स्टार्ट हो गया है, नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे सिंक्रोनाइजेशन टेबल्स, इस पे क्लिक करते हैं। आप देखो कि यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड है। ठीक है, सेलेक्टेड है। अब बिजनेस सेंटर क्या करती है कि दे गिव यू अ लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट टेबल्स विथ फील्ड्स, एवरीथिंग मैप्ड। ठीक है, वो बोलती है कि भाई देखो ये जो सेटअप है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेटअप आपको सिंक करने चाहिए प्राइमरी, जो कि दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स एज वेल। जैसे आप देखो बेसिक सेटअप जो भी होते हैं, नंबर सीरीज, जीएल अकाउंट, पेमेंट टर्म्स, जिप कोड, शिपिंग मेथड, वेंडर कस्टमर कॉन्टेक्ट, सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा सेटअप होता है कि आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे इनेबल डिसेबल होता है, यहाँ पर आप टेबल सेलेक्ट करते हो, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सोर्स टेबल का फिल्टर भी होता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि लेट से मैं कस्टमर पे हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनेबल किया, कस्टमर का टेबल ऐड किया, और उसके बाद इस कस्टमर के अंदर कौन सी फील्ड्स मुझे सिंक करनी है वो भी मैं यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन है। तो ये सब जो सेटअप आपको मिलता है ये डिफॉल्ट मिलता है फ्रॉम बिजनेस सेंटर। आप एक इसको डिफॉल्ट क्रोनस डेटा बोल सकते हो, जो कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका डेटा है नहीं, आप जब नई कंपनी बनाओगे तो आप जैसे ही इसको ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, ये डेटा आपका पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका ये चीज इन्होंने डिसेबल करवा के रखा है। ठीक है, ऑल्सो इन्होंने क्या किया है कि कुछ जगह पे आपको फिल्टर्स भी लगाएं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहली चीज तो ये हमें फीचर मिल गई
कि अच्छा मुझे कस्टमर कॉपी करनी है, कस्टमर सिंक करनी है, तो वो हो गया। कस्टमर में 50 फील्ड है, मुझे सिर्फ 20 ही फील्ड सिंक करनी है, वो भी ऑप्शन हो गया जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया फील्ड्स में। यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर रहे हैं। उसके बाद अब आपको क्लाइंट बोलेगा कि यार जो अगर मैंने मास्टर कंपनी में एक कस्टमर बनाया और बनाने के बाद उसको भी ब्लॉक करके रखा हूं, तो ब्लॉक्ड वाले सिंक नहीं होने चाहिए। जब मैं उसको अनब्लॉक करूं तो ही सिंक होना चाहिए। तो अभी लेट से मास्टर कंपनी में 10 ऐसे कस्टमर जो ब्लॉक्ड हूँ और मैं सिंक कर रहा हूँ, तो 10 जो ब्लॉक्ड है वो सिंक नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, यहाँ पे एक फिल्टर का भी ऑप्शन है। फिल्टर में देखिए हम यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ब्लॉक्ड इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, यानी कि जो भी ब्लॉक्ड नहीं है वो सिंक होंगे। अगर आपको ने उसको किसी भी लेवल पे ब्लॉक करके रखा है, शेप इनवॉइस ऑल, तो सिंक नहीं होगा। तो इसी तरह से आप कितने भी टाइप के फिल्टर्स लगा सकते हैं। लेट से कोई बोलेगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री कोड रहेगा ना, वही वाले कस्टमर्स सब्सिडरी वन में फ्लो होने चाहिए, तो आप उसका फिल्टर लगा सकते हो। तो यू कैन यूज दिस फिल्टर फॉर एनी यूज केस यू वांट। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट डेटा में आपको दिखेगा कि सारा कुछ प्रॉपर सेटअप किया हुआ है। आई शो यू वन थिंग, देखो ये नंबर सीरीज का टेबल है। आप जब फील्ड्स में जाओगे तो इन्होंने यहाँ तक ये भी किया है कि बाकी सारे फील्ड्स इनेबल किए हैं। आप देखो कि लास्ट नंबर यूज डिसेबल्ड है, लास्ट डेट यूज भी डिसेबल्ड है, क्योंकि ये वो फील्ड्स हैं जो ट्रांजेक्शन करने पे अपडेट होते हैं। तो ये आइडियली हमें सिंक नहीं करना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि जो लास्ट नंबर यूज होता है वो अपडेट होता है। तो दे हैव मेड श्योर कि जो एक प्रॉपर सेटअप होता है फंक्शनली ऑल्सो, दे हैव डन इट। तो जो डिसेबल रहना चाहिए वो डिसेबल रखा है, जो इनेबल रहना चाहिए वो इनेबल रखा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जो हम लोग ये सिंक करेंगे, ये हम लोग जो डिफॉल्ट टेबल हमें दे रही है बिजनेस सेंटर, उसको ही यूज करके करेंगे। ठीक है, इसमें आप चाहो आपको कुछ नया ऐड करना है या पूरा डिलीट करना है और अपने टेबल डालने हैं जो आपको चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सिंक्रोनाइज चेंजेस सिंस है, ये आपका डेट अपडेट हो जाएगा जब भी कोई भी टेबल सिंक होने वाला है उसमें। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा डिफाइन हो गया कि कौन से टेबल्स मुझे रखने हैं। ठीक है, उसमें क्या फिल्टर लगाना है वो भी कैपेबिलिटी हमने देख लिया, और कौन सी फील्ड्स सिंक करने हैं वो भी हमने देख लिया। अब लेट्स स्टार्ट सिंकिंग। अच्छा, यहाँ पर जैसे लेट्स से कस्टमर, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिंक होता है तो आप सिंक्रोनाइजेशन लॉग देख सकते हो। ठीक है, अभी सिंक्रोनाइजेशन लॉग आप देखोगे तो अभी कुछ भी वैसे तो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सिंक नहीं होगा क्योंकि मैंने सिंक स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, आप सिंक्रोनाइजेशन लॉग एक बार देखो, यहाँ पे देखो एक एंट्री बनी है बट ये सारा कुछ जीरो है। ठीक है, तो क्योंकि जब हम लोग इनेबल करते हैं सेटअप एमडीएम का, तो आपने बाहर में एक टॉगल देखा, तो ये जॉब क्यू बन जाती है, लेकिन वो सिंक कभी नहीं करेगी। सिंक कब होता है, स्टार्ट होगा कब सिंक, जब मैं यहाँ पर किसी चीज को इनेबल डिसेबल करूंगा, या फिर मैं फर्स्ट टाइम सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करूंगा, विच इज द सजेस्टेड वे। कि आप जब फर्स्ट टाइम करें और ये ब्लैंक डेटाबेस है, तो आप पहले स्टार्ट इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा सोर्स कंपनी सेलेक्ट हो गया, इनेबल कर लिया, क्या टेबल चाहिए वो भी हो गया। अब मैं इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इस मीन्स कि अभी मेरे इस यहाँ पर आप देखो कोई भी डेटा नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है। लेट से वेंडर ब्लैंक है, कस्टमर ब्लैंक है, सब ब्लैंक है, वो सारे इससे सिंक होंगे। तो मुझे सबसे पहले स्टार्ट इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन करना है। एक बार आपने इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन कर दिया, उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह हैं वो सब आप फिर ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि एक जॉब क्यू बन चुका है। अब आप मास्टर कंपनी में जो भी चेंज करोगे ऑटोमेटिक इधर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है स्टार्ट इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन, ये देख के ऐसा लगता है कि क्लिक करते सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो गया, बट अगेन अभी भी सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जब मैं स्टार्ट ऑल पे करूंगा तब सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट होगा। ये आप जो वो एक्शन का नाम है, यू कैन से इट इज इनिशिएट। ठीक है, नॉट स्टार्ट, एक्चुअली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो जो भी टेबल हमने वहां पे लिए थे, ये सारे टेबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक सिंक्रोनाइजेशन मोड है, तो एक है फुल, एक है मैच बेस्ड। ठीक है, आप ये मान कर चलो कि जब भी आपका जो दूसरा कंपनी है, दैट इज अ न्यू कंपनी, इट हैज नो डेटाबेस, तो आप फुल सिंक्रोनाइजेशन में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो भी डेटा इसमें है वो वहां पे पुश कर दो, वहां पे फेच हो जाए, यही आपका टारगेट हो। उस केस में फुल सिंक्रोनाइजेशन रहेगा। ठीक है, अब ये जो डेटा इसमें इन लोगों ने ऑलरेडी सेट किया कि क्या मैच बेस्ड रहेगा, क्या फुल रहेगा। अच्छा, मैच बेस्ड में क्या होता है, जब आपका दूसरा कंपनी है उसमें कुछ डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मास्टर कंपनी में 15 कस्टमर हैं, उसमें से 10 कस्टमर ऑलरेडी मेरी सब्सिडरी कंपनी में हैं। एंड टुडे आई जस्ट
स्टार्टेड कि भाई मुझे ये सिंक स्टार्ट करना है, दोनों कंपनीज आर वर्किंग, बोथ द कंपनीज आर लाइव, बट ये फीचर अब आया मेरे पास, करेक्ट, पहले नहीं था, तो अब मुझे ये इनेबल करना है। अब दोनों कंपनी में डेटा है, तो होगा क्या कि वहां पर जो अब मेरी जो कुछ कस्टमर्स है एडिशनल, मुझे तो सिर्फ वो एडिशनल कस्टमर्स चाहिए, और जो भी एग्जिस्टिंग है दोनों में वो किसी तरह से मैच हो जाए, ताकि मैं जब भी कोई चेंजेस करूं उन कस्टमर्स में जो दोनों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करे थे, तो वो चेंजेस भी फ्लो हो, करेक्ट। तो इस केस में हम लोग मैच बेस्ड कपलिंग करते हैं। अभी मैच बेस्ड कपलिंग जो है वो मैं आपको इस सेशन में इसका डेमो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिनेरियोज बनेंगे, ठीक है, तो वो सिनेरियोज एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, तो वो मैं आपको सेकंड सेशन में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप फुल सिंक्रोनाइजेशन करोगे या मैच बेस्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया, मान लो ये डायमेंशन वाला, फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा यूज मैच बेस्ड कपलिंग, ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया डायमेंशन को, लेट से, तो मैच बेस्ड कपलिंग हो गया। सिमिलरली अगर आपका मैच बेस्ड कपलिंग है, यू कैन चेंज इट बैक टू यूज फुल सिंक्रोनाइजेशन। सो दीज एक्शंस आर फॉर सेटिंग द सिंक्रोनाइजेशन मोड, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना कि ब्लैंक रहेगा तो फुल सिंक्रोनाइजेशन से काम चल जाएगा। कुछ सेटअप्स जो हैं जैसे कि परचेज एंड पेबल्स, सेल्स एंड रिसीवेबल, इसमें मैच बेस्ड कपलिंग है, और आपका अगर ब्लैंक डेटाबेस है फिर भी आपको मैच बेस्ड कपलिंग रखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो फुल सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, सिस्टम मान के चल रहा होता है कि दूसरे में कोई भी डेटा नहीं है, तो इट इंसर्ट्स एवरीथिंग। लेकिन मान लो दूसरे में भी डेटा है और मैं इंसर्ट करने जा रहा हूं, तो क्या होगा, वहां पे भी 10 नंबर का कस्टमर है, मास्टर में भी 10 नंबर का कस्टमर है, और मैं 10 नंबर को वापस इंसर्ट करने जा रहा हूं, तो क्या बोलेगा कि भाई 10 नंबर का कस्टमर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इंसर्ट नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, आई नो 10 नंबर का एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस केस में मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो 10 नंबर के कस्टमर्स हैं उसमें कुछ एड्रेस वगैरह अपडेटेड थे, तो मैं चाहता हूँ वो उसमें सिंक हो, आई नो इट एग्जिस्ट। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम खोजे कि कौन सा चीज है जो एग्जिस्ट करता है, और जो एग्जिस्ट करता है उन रिकॉर्ड्स को सिर्फ अपडेट करे, और जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको क्रिएट कर दे, ठीक है। क्योंकि जब डेटा है तो ये सब चीज आएगा ना, तो ब्लैंक कंपनी तो ये सब चीज आता नहीं है, लेकिन जब डेटा है दोनों कंपनी में तो कुछ डेटा कॉमन होगा, कॉमन कस्टमर कोड्स होंगे, और कुछ नए होंगे मास्टर कंपनी में जो इंसर्ट हो जाए। तो इस टाइप का जब अगर मेरा सिनेरियो है तो मैं मैच बेस्ड पे जाता हूँ। अभी मैं मैच बेस्ड में डीप डाइव नहीं करूंगा, क्योंकि मैच बेस्ड में जो है आपको सेकंड सेशन में लेने वाला हूँ। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि सेल्स एंड रिसीवेबल, परचेज एंड पेबल, जब ये सब आप करोगे ना तो आपको मैच बेस्ड कपलिंग रखना पड़ेगा। वो क्यों है, रीजन बता देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन सेकंड वाले में देख लेंगे। रीजन ये है कि जब भी आप डेटाबेस बनाते हो ना, कोई भी एक नया कंपनी क्रिएट करते हो, तो कुछ डेटा होता है वो बाय डिफॉल्ट उसमें इनिशियलाइज होता है। जैसे कि आप बोलोगे यार पोस्टिंग सेटअप्स, वो ब्लैंक ही रहेंगे, जाहिर सी बात है, कस्टमर वेंडर। लेकिन आप देखना सोर्स कोड, सोर्स कोड आप एक ब्लैंक कंपनी बनाओगे वहां पे भी सोर्स कोड बाय डिफॉल्ट अपडेट होके आता है। सिमिलरली सेल्स एंड रिसीवेबल, परचेज एंड पेबल सेटअप्स, ये बाय डिफॉल्ट अपडेट होके आते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज बाय डिफॉल्ट अपडेटेड रहते हैं। इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट। तो पॉइंट ये है कि ये जो सेटअप्स, ये जो रिकॉर्ड्स है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप फुल सिंक्रोनाइजेशन रखोगे और यहाँ पर सिंक करोगे तो एरर आएगा, बोलेगा कि यार ये टेबल विथ दिस प्राइमरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जो सेटअप वाले टेबल है, परचेस पेबल, सेल्स टेबल, इस टाइप के, उसमें आप मैच बेस्ड कपलिंग रखना, ठीक है। जब मैं इसका मैच बेस्ड कपलिंग का सेकंड वाले सेशन में दिखाऊंगा तो आपको वो रीजन भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, मतलब ये जो रीजन बताया उसको आप प्रैक्टिस में देख पाओगे, ठीक है। अभी व्हाट वी विल डू, सिंक्रोनाइजेशन आपको बता दिया कैसे यहाँ पे सेट करना है, फुल है या मैच बेस्ड है, और उसका एक हाई लेवल मीनिंग पता चल गया। नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट, तो वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल टू स्टार्ट द सिंक्रोनाइजेशन। ओके, विल क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल। यहाँ पे एक बार ये पढ़ लेते हैं, दिस विल सिंक्रोनाइज ऑल कपल्ड एंड नॉन कपल्ड रिकॉर्ड्स, यूज दिस ऑप्शन ओनली वंस राइट आफ्टर इनेबलिंग द डेटा सिंक्रोनाइजेशन विद सोर्स कंपनी। After this, scheduled synchronization jobs will keep running the synchronization, and you can view the logs and manage the synchronization from synchronization table page. The initial synchronization will run in the background, so you can continue with other tasks. To check the status, turn to this page. So यहाँ पर अच्छा क्या है कि ये फीचर के बारे में आपको प्रॉपर गाइड कर देता है, आपको बता देता है कि भाई बैकग्राउंड में रन करेगा, आप आके रिफ्रेश कर करके चेक करते रहना, ठीक है। और ये आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम ही करना है आफ्टर इनेबलिंग, बार बार नहीं करना, क्योंकि एक बार आपने कर दिया वो फिर कपल्ड हो चुके हैं। अच्छा, कपल्ड वर्ड आपको ये बहुत सुनने मिलेगा इसमें। कपल्ड मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम सिंक किया ना, तो क्या हुआ कि इधर 10 कस्टमर थे मास्टर कंपनी में, वो सब्सिडरी कंपनी में वो 10 कस्टमर क्रिएट हो गए। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्रिएट हो गए, क्रिएट तो हुए, लेकिन फिर मान लो, अब मैंने आपको ये भी बोला कि अब आप मान लो आप कस्टमर नंबर 1 पे गए, उस पे आपने एक एड्रेस डाला,
तो अब वो एड्रेस ऑटोमेटिकली सब्सिडरी कंपनी में भी फ्लो हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? सिस्टम ऐसे आइडेंटिफाई कर रहा है क्योंकि वो दो कंपनी के बीच में जो दो रिकॉर्ड हैं, कस्टमर 10 जो कि मास्टर कंपनी में भी है, कस्टमर 10 जो सब्सिडरी कंपनी में भी है, दोनों कपल्ड हो चुका है। ठीक है, वो एक टेबल में ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कंपनी ए और कंपनी बी में वेंडर में ये जो रिकॉर्ड है कपल्ड है। इसी से आइडेंटिफाई होता है कि जब मैं वेंडर 10 को कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो वेंडर 10 वाले चेंजेस दूसरी कंपनी में भी वेंडर 10 वाले चेंजेस में ही जाएंगे। ठीक है, तो इट्स नॉट एज सिंपल एज कि सिर्फ क्रिएट कर दिया छोड़ दिया। जो मॉडिफिकेशन होता है उसके लिए कपल करना जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कपल्ड एंड नॉन कपल्ड। ठीक है, जो कपल्ड वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपने फर्स्ट टाइम सिंक कर दिया, वो आइडियली कपल हो चुके हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो मॉडिफिकेशन सही रिकॉर्ड को फ्लो हो रहा है। ठीक है, यू वांट टू कंटिन्यू, आई विल क्लिक ऑन यस। अब देखो यहाँ पर आपको सिर्फ इस पेज पे रह के F5 प्रेस करते रहना है और ये रिकॉर्ड देखो आप अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, देखो इन प्रोसेस हो रहे हैं, फिर सक्सेस हो रहा है, रेडी, फिनिश, सक्सेस। ठीक है, अच्छा अब ये आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होंगे जो कि फॉर एग्जाम्पल अब पेमेंट टर्म्स वेंडर में यूज हो रहा है। पहले अगर वेंडर इंसर्ट करने जा रहा है सिस्टम और पेमेंट टर्म्स इंसर्ट ही नहीं हुआ तो इश्यू आएगा। लेकिन नो, सिस्टम इज टेकिंग केयर ऑफ दिस कि जो टेबल्स पहले इंसर्ट होनी चाहिए, जिसके डिपेंडेंसीज है, वो पहले इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे पेमेंट टर्म्स और ये सब पहले इंसर्ट होगा और आप देखना बिल्कुल लास्ट में जाके कस्टमर वेंडर कॉन्टेक्ट ये सब होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपेंडेंसीज है। अभी देखो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये F5 प्रेस कर रहा हूँ बीच बीच में, जिससे ये स्टेटस अपडेट होते जा रहा है। ठीक है, तो द सिस्टम इज टेकिंग केयर कि कौन से टेबल्स पहले डालने हैं। ठीक है, आप देखो ये सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, बट अभी भी कस्टमर और नीचे वेंडर ये अभी भी बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुआ है। दिस विल हैपन एट द लास्ट। ओके, देखो ये सब कंप्लीट हो जा रहे हैं। विल जस्ट वेट एंड आई कीप प्रेसिंग F5 ताकि फिर वो हमें अपडेट दिखते जाए कि ये भी पेमेंट टर्म से स्टार्ट हुआ, completed, शिपमेंट मेथड, इन प्रोसेस, फिनिश्ड। अब देखो ये बचे, अब कस्टमर स्टार्ट हुआ है, देन वेंडर स्टार्ट हुआ, अब लास्ट में जाके देखो कॉन्टेक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, एवरीथिंग हैज वर्कड फाइन, सब कुछ सिंक्रोनाइज हो गया है। यहाँ पर अगर आपको कोई एरर आता है, आ सकता है, क्योंकि लेट्स से आपने जब ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो और आपने सेलेक्ट किया था परचेज इन पेबल्स और आपने यहाँ पर फुल सिंक्रोनाइजेशन रखा, तो उस केस में आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, फिर आप सिंक्रोनाइजेशन चेंज करोगे और यहाँ पर उसको रीस्टार्ट करोगे। तो ये जब एरर आता है तो यहाँ पे फेल्ड लिख के आएगा, उस केस में आप ये रीस्टार्ट एक्शन यूज कर सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पर सारा कुछ जो भी टेबल्स थे वो मेरे सिंक हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जाके एक बार इस कंपनी में देखते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें वेंडर्स कस्टमर सब कुछ ब्लैंक था। लेट्स सी, आप देखो ये सारे कस्टमर्स आ गए हैं। एक बार वेंडर्स भी देख लेते हैं, सारे वेंडर्स आ गए हैं। ठीक है, तो मेरा सारा डेटा सिंक हो गया। इफ यू वांट टू सी फॉर ईच टेबल, आप क्या करोगे, सिंक्रोनाइजेशन टेबल्स में जाओगे, यहाँ पर लेट्स से आई विल गो टू कस्टमर, आई विल क्लिक ऑन सिंक्रोनाइजेशन लॉग। यहाँ पर देखो आपको डेट टाइम लिखा हुआ आएगा, स्टार्ट डेट टाइम, फिनिश डेट टाइम, ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा उसको ये ऑपरेशन करने में। ठीक है, और इंसर्ट हुए कितने रिकॉर्ड, तो 9 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए। ठीक है, आप इस पे क्लिक करके ये भी देख सकते हो कि कौन से रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। तो ये सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो ये लॉग है। ठीक है, तो दिस इज डन। ये लॉग में आप सब कुछ चेक कर सकते हो। आगे जो कुछ आप फील्ड्स देख रहे हो बाय डिफॉल्ट जो है हिडन रहता है, आई हैव एडेड इट फॉर माई टेस्टिंग, इसलिए मैं वो सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो सारा रेलिवेंट नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट जो टेबल्स एडेड होते हैं वो इतना ही होते हैं, स्किप्ड, फेल्ड, अनचेंज, डिलीटेड, मॉडिफाइड, इंसर्टेड। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया हमारा। अच्छा, अब लेट्स से दिस इज डन एंड आई वांट टू ऐड वन मोर टेबल। मुझे लेट्स से यहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल नहीं था, मुझे एम्प्लॉय भी सिंक करना है। मैं फर्स्ट टाइम जब किया तो मैं ये भूल गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जाऊँगा इनेबल्ड, आई क्लिक हियर, आई सेलेक्ट द एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट किया। देन दिस इज आस्किंग मी, देखिए ये भी बहुत एक अच्छा चीज है कि यहाँ पर मुझे जितने भी रिलेटेड टेबल है ना, डिपेंडेंट टेबल्स है,
टेबल रिलेशन जो है एम्प्लॉय के, वो सारा यहाँ पे आपको मेंशन कर देता है। देखिए ये सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और ये बोल रहा है कि भाई ये जो एम्प्लॉय टेबल है इस सब के साथ रिलेशन है। जैसे कि वेंडर है, वेंडर में पेमेंट टर्म्स है, अब वो बोलेगा कि भैया वेंडर सिंक कर रहे हो तो पेमेंट टर्म्स भी सिंक करो ना, क्योंकि पेमेंट टर्म सिंक नहीं करो वही पेमेंट टर्म यहाँ पे यूज होगा, तो फिर आपको इश्यू आएगा। अगर आप येस करते हो, डू यू वांट टू सिंक्रोनाइज दीज टेबल्स टू, येस करते हो, तो ये सारे जो रिलेटेड टेबल है ये भी आपके ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे। तो अब क्या है कि जब आप ये सेटअप करो ना, तो ये मत ध्यान देना कि अच्छा पहले मैं वेंडर करने जा रहा हूँ तो वेंडर के रिलेटेड टेबल पहले इंसर्ट कर दूं। नो, द स्मार्ट वे टू डू इट बी वेंडर सेलेक्ट करो, जैसे ही आप इसमें जाओगे इनेबल करने, वो सीधे बोल देगा कि भाई ये सारे रिलेटेड टेबल है। वो 10 टेबल हो 50 टेबल हो सारे वहां पर आ जाएंगे, वो पूरा लिस्ट आ जाएगा। देखो आपको ये सारा लिस्ट आ गया, और आप येस करोगे तो सारे इंसर्ट हो जाएंगे। नाउ हियर, जस्ट टू कीप द लिस्ट शॉर्ट, मैं नो पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरे सिर्फ एम्प्लॉय इनेबल्ड हो, बाकी रिलेटेड टेबल ना इनेबल्ड हो। बट इन आइडियल कंडीशन यू शुड चेक इट एज यस, ताकि आपको कोई इशू ना हो, जो रिलेटेड टेबल है वो भी सिंक हो। ठीक है, फॉर नाउ आई क्लिक ऑन नो। अब ये ओपन हुआ, जो सारे फील्ड्स हैं आपको कौन कौन से सिंक करने हैं। ठीक है, आप चाहो तो वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर टोटल एक बार में सेलेक्ट किया और इनेबल कर दिया। तो मैंने एक बार में सिलेक्ट करके इनेबल कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगेन आप ऐसे फील्ड्स चेक कर लेना जो भी डेट रिलेटेड है, जो कि ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होता है, लास्ट मॉडिफाइड डेट है ना, क्रिएटेड डेट, तो ये सब हर एक मास्टर्स पे आपको मिलेंगे, तो वो सब सिंक करवाने का जरूरत नहीं होता है। तो यू मेक श्योर दैट यू डिसेबल इट, जैसा मैंने आपको बाई डिफॉल्ट नंबर सीरीज वाले में दिखाया था, डिसेबल करके दिया था बिजनेस सेंटर। ठीक है, तो ये मैंने एक डिसेबल रखा, बाकी मैंने इनेबल कर दिया। देन आई क्लोज इट। अभी मेरा ये काम हो गया। अब इस केस में नंबर सीरीज यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया, यहाँ पे डेट भी अपडेट हो गया। ठीक है, डेट टाइम। तो अभी मुझे क्या है, वो वापस से स्टार्ट इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, कि जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बार जैसे आपने ऐड किया और स्टार्ट इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन कर दिया तो वो जॉब क्यू बन जाता है ना। अब आप जो भी टेबल ऐड करोगे ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। ठीक है, अब आप एम्प्लॉय पे जाओ और फिर मैं सिंक्रोनाइजेशन लॉग सेलेक्ट करता हूँ। आप देखो ये ऑटोमेटिकली तुरंत 4:13, अभी का 4:13 टाइम हो रहा है, देखो 4:13 पे ये 7 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो मुझे इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक वगैरह कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ओके। तो ये तो हमने एक ब्रांड कंपनी में कुछ इनिशियल सेटअप वगैरह कैसे फर्स्ट टाइम इंसर्ट हुआ, कोई नए टेबल्स ऐड करने, वो भी हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि अब जो रिकॉर्ड्स हैं, आप ये मान के चल सकते हो, जो कपल्ड वाला बात बोल रहा था मैं, जो कि टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन यूज होगी जब भी आप ये मास्टर डेटा मैनेजमेंट के साथ काम करोगे। तो अब आप ये बोल सकते हो कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं स्टोर वन में और मेरे क्रोनस यूएसए कंपनी में, जिसको मैंने HQ बोला है, ये रिकॉर्ड्स कपल हो गए हैं। तो जो भी रिकॉर्ड्स अभी सिंक हुए ना, वो कपल भी हो गए, कपल्ड हो गए। इसका मतलब क्या, कि मैं जो भी चेंजेस करने वाला हूँ वो सारे चेंजेस आपको ऑटोमेटिकली दूसरे कंपनी में उन्हीं रिकॉर्ड्स में सिंक भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, लेट्स गो टू कस्टमर्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक नया कस्टमर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एंड आई जस्ट नेम इट टेस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, टेस्ट। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आप कोई भी चेंजेस करोगे, चाहे वो इंसर्ट हो चाहे मॉडिफिकेशन हो, आप जो भी चेंजेस करोगे आपकी जो सब्सिडरी कंपनी उसमें ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी। तो लेट्स गो टू कस्टमर्स एंड लेट्स सी कि नया जो टेस्ट था वो आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेज पे रह के, आई एम जस्ट प्रेसिंग F5 जस्ट टू सी कि ये थोड़ा कुछ सेकेंड्स लगेंगे, 10-15 सेकेंड, उसके बाद इट कम्स अप। देखो ये टेस्ट वाली कस्टमर आ गई। तो इट मीन्स कि जो भी चीज़ हमने अभी किया था एग्जिस्टिंग में भी कपल हो सका, जो भी नया सिंक होगा वो सिंक हो ही जाएगा। ठीक है, अब लेट्स डू वन थिंग, आई गो टू द हेडक्वार्टर कंपनी, और अब मैं क्या करता हूँ, मॉडिफिकेशन एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन मीन्स मैं टेस्ट, ये जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। मैं यहाँ पर टेस्ट कस्टमर लिख दिया। ठीक है, नाउ लेट्स चेक हियर वेदर दिस इज गेटिंग अपडेटेड और नॉट। अगेन मैं बस इस पेज पे हूँ और F5 प्रेस कर रहा हूँ। लेट्स सी वेदर दिस इज गेटिंग अपडेटेड और नॉट।
नाउ द डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो अपडेटेड। ठीक है, तो आप देखो कि इंसर्ट और अपडेट दोनों काम कर रहे हैं। इफ यू वांट टू गो एंड चेक द लॉग, हम लोग यहाँ पे एमडीएम पे जाते हैं। अच्छा, एमडीएम आप जब यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको दो रिकॉर्ड मिलेंगे, मास्टर डेटा मैनेजमेंट, जिसके ऊपर से जाके आप सिंक्रोनाइजेशन टेबल्स पे जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी सिंक्रोनाइजेशन टेबल्स पे जा सकते हो। ठीक है, और गो टू दिस, आई क्लिक ऑन कस्टमर, आई क्लिक ऑन सिंक्रोनाइजेशन लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि पहले जो इंसर्ट करवाया था वो इंसर्ट का लॉग आ गया, फिर मैंने जो मॉडिफाई करवाया था वो मॉडिफाई का भी लॉग यहाँ पर आ गया। अच्छा, लेट्स से नाउ आई एम डिलीटिंग दिस कस्टमर, तो क्या ये डिलीशन सिंक होगा? तो ये डिलीशन सिंक नहीं होगा, जैसा हमने स्टार्टिंग में लिमिटेशंस में डिस्कस किया था कि जो डिलीशन है दिस इज स्टिल नॉट सपोर्टेड। ठीक है, बट अब जब सिंक लॉग देखोगे तो यहाँ पर डिलीटेड का भी प्रॉपर आपको एक कॉलम मिलता है, बट द पॉइंट इज दिस डजंट वर्क एज ऑफ नाउ। ठीक है, बट ये कॉलम मिलता है, तो ये कॉलम देख के मुझे ऐसा लगा कि वर्क करना चाहिए था, बट दिस डजंट वर्क। इफ एनी ऑफ यू checks this and you get this running, then please let me know because I have checked it and it doesn't work। ठीक है, तो डिलीशन काम नहीं करता, इसलिए मैंने लिमिटेशन में वो लिखा है। ओके, तो ये हमने ये तीनों चीज हमने चेक कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यू विल चेक वन थिंग विच इज कॉल्ड ओवरराइट लोकल चेंजेस। जो कि आप यहाँ पर जाओगे और फील्ड्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक फील्ड दिखा होगा ओवरराइट लोकल चेंज। ठीक है, तो इसका पहले मतलब समझ लेते हैं कि है क्यों। अब क्या होता है, मैं आपको एक बार पीपीटी में लेके जाता हूँ। हाँ, तो होता क्या है कि जैसे ही हमने कोई टेबल और उसकी कोई फील्ड सिंक्रोनाइजेशन के लिए इनेबल्ड की और वो सिंक्रोनाइज हो गया, उसके बाद जो सब्सिडरी कंपनी है जिसमें वो सिंक हो रहा है उसमें आप वो लोकली उन सबको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कस्टमर सिंक कर दिया और कस्टमर का डिस्क्रिप्शन, पेमेंट टर्म, जो भी है सब कुछ आ गया। अब आपने क्या किया, सब्सिडरी कंपनी में पेमेंट टर्म्स को जाके चेंज कर दिया। वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पर, आप चेंज कर ही सकते हो ऑब्वियसली, तो आपने चेंज कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, अब अगर उसी कस्टमर में कोई भी चेंज हुआ या किसी भी रीजन से वो सिंक्रोनाइज होता है तो वो सिंक्रोनाइजेशन फेल होगा। मान लो अब आपने एक मास्टर कंपनी में उसी कस्टमर का एड्रेस डाला, तो एड्रेस भी सिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस रिकॉर्ड में सब्सिडरी कंपनी में आपने लोकली कोई एक फील्ड चेंज कर दिया है, विच इज नॉट अलाउड। इसलिए यहाँ पर लिखा है यू कांट एनेबल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ए फील्ड एंड अलाउ द सब्सिडरी टू राइट वैल्यूज इन इट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सोर्स कंपनी। ठीक है, वंस इट इज कपल्ड मीन्स इट इज कपल्ड। अब सब्सिडरी कंपनी को मास्टर कंपनी की ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने उसको कपल किया है, सिंक ऑन किया है। आप यहाँ पे कुछ चेंज कर दोगे तो अब जो भी बाद में एडिशंस हो रहे हैं वो फेल हो जाएंगे, वो सिंक जो है वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, यू मस्ट आइदर डिसेबल सिंक्रोनाइजेशन फॉर ए फील्ड और अलाउ द सोर्स कंपनी टू ओवरराइट लोकल चेंजेस। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपने चेंज कर दिया, नाउ व्हाट, अब तो वो फेल हो रहा है, उस केस में आपको ये जो फील्ड है वो यूज आएगा। तो आपको ये ओवरराइट लोकल चेंजेस ऑन कर दोगे तो डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर यू हैव चेंज द सिंक विल नॉट फेल। उसके बावजूद भी वो सिंक होगा। ठीक है, विल सी इट नाउ इन एक्शन। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करेंगे पेमेंट टर्म्स का टेबल ये चीज को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर पहले हम लोग पेमेंट टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट टर्म्स है, एंड लेट्स सी इन दिस। ठीक है, यहाँ पर भी पेमेंट टर्म्स है, एग्जैक्टली सेम पेमेंट टर्म्स है दोनों के अंदर। ठीक है, अच्छा, अभी आप बोलोगे ये फील्ड जो हैं ये फील्ड्स में डेटा नहीं है सब्सिडरी कंपनी में। ठीक है, इसमें जैसे आप ये वाला देख रहे हो स्टोर, इसमें ये फील्ड्स में डेटा नहीं है। ठीक है, ये सारे फील्ड्स में आप देखो कि सिंक नहीं हो रहा है, लेकिन ये कोड जो है बिल्कुल सेम है, डिस्क्रिप्शन जो है बिल्कुल सेम है। उसका रीजन ये है कि यही दो फील्ड सिंक किए हुए हैं। ठीक है, आपको एक बार मैं जल्दी से स्टोर वाले में ये दिखा देता हूँ। पेमेंट टर्म्स, आप फील्ड्स में देखो तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिर्फ कोड और डिस्क्रिप्शन ही सिंक किया हुआ है। ठीक है, इसलिए यही दो सिंक हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले एक नया पेमेंट टर्म्स बना देते हैं और उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस भी करके देखते हैं वो कैसे क्या सिंक हो रहा है। ठीक है, ओके, अभी लेट्स से
यहाँ पर हम लोग जाते हैं, हम लोग यहाँ पर पेमेंट टर्म्स पे जाते हैं। मैंने एक यहाँ पर टेस्ट 3 बना दिया, ठीक है, और इसको एग्जिट किया। अब हम लोग यहाँ पर जाके एक बार पेमेंट टर्म्स के पेज पे जाते हैं। Just press F5 and check whether it comes or not. ठीक है, टेस्ट 3 यहाँ पर आ गया, तो दिस वर्क फाइन। अब मैं क्या करूँगा कि ये आ गया यहाँ पर, ये सिंक हो गई, दो फील्ड सिंक हो गए, एक तो कोड सिंक हो गया, एक डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, सिंक हो गया, लेकिन डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ब्लैंक था इसलिए यहाँ पे भी ब्लैंक आया। ठीक है, यहाँ पर आप देखो पेमेंट टर्म्स पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब टेस्ट 3 में ब्लैंक था, तो यहाँ पे भी टेस्ट 3 कोड है और ब्लैंक आया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको चेंज्ड लोकली ऐसे करके, क्योंकि ये मैं इसको लोकली चेंज कर रहा हूँ ना, मैंने बस एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कुछ भी रैंडम। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करो और मान लो यहाँ पर मैंने कुछ डाला, क्योंकि इससे क्या होता है, वो सिंक ट्रिगर होता है, करेक्ट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर डाला टेस्ट 3। अब देखो मैंने यहाँ पे डाला, वो सिंक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर लोग एमडीएम में चलते हैं, पेमेंट टर्म्स पे चलते हैं और सिंक्रोनाइजेशन लॉग पे चलते हैं। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। देखो, एक तो वो सिंक ऑटोमेटिकली चलेगा, आप मैनुअली चलाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंक्रोनाइज मॉडिफाइड रिकॉर्ड्स करके एक एक्शन है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन इज शेड्यूल फॉर मॉडिफाइड रिकॉर्ड्स, डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द इंटीग्रेशन सिंक्रोनाइजेशन जॉब। ठीक है, आप ओके करो, सिंक्रोनाइजेशन लॉग में जाओ, यहाँ पर देखो O23 आपको सिंक चल गया। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको मैनुअली भी रन कर दिया। तो एक तो आपको जब भी आपको चेंज करोगे वो इट विल टेक सम सेकेंड्स और वो सिंक होगा और रेगुलरली भी चलता है। लेकिन लेट्स से इफ यू वांट टू रन दैट जॉब मैनुअली एट दैट इंस्टेंट, जैसे कि मेरा ये केस था, मुझे तुरंत चेक करना था रन करके, तो मैंने रन किया। अब देखो यहाँ पर ये फेल्ड हो गया। ठीक है, फेल हुआ, इसका रीजन पढ़ते हैं कि क्या है। ये बोल रहा था डेटा कुड नॉट बी अपडेटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एरर, record payment terms test 3 was modified locally since the last synchronization and a different value for field description test synchronization from the source record। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई ये जो है आपका पेमेंट टर्म्स, तो ये आपको पहले ये तो बता दे रहा है कि ये टेबल और इसमें ये वाला पेमेंट टर्म्स जो है वो मॉडिफाई किया गया है लोकली। ठीक है, एंड ए डिफरेंट वैल्यू फॉर फील्ड डिस्क्रिप्शन विच इज टेस्ट 3 सिंक्रोनाइजिंग फ्रॉम द सोर्स रिकॉर्ड। सोर्स रिकॉर्ड मतलब यहाँ से, यहाँ पे जो पेमेंट टर्म्स था, तो यहाँ पे जो पेमेंट टर्म था उसमें हमने क्या किया था, हमने टेस्ट 3 लिखा था। तो वही वो बोल रहा है कि यहां से टेस्ट 3 आ रहा है लेकिन यहां पर कुछ और है। ठीक है, तो अब इसका आपको सॉल्यूशन भी दे रहा है कि आपको क्या करना है। बिफोर रीट्राइंग ओपन सिंक्रोनाइजेशन टेबल, सेलेक्ट पेमेंट टर्म्स, चूज एक्शन फील्ड एंड आइदर डिसेबल द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन और सेट इट अप टू ओवरराइट लोकल चेंजेस। ठीक है, बोल रहा है कि या तो वो जो डिस्क्रिप्शन फील्ड है उसको आप डिसेबल कर दो, सिंक ही मत करो, क्योंकि सिंक ही नहीं कर रहे हैं तो वो एरर आने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट थिंग। व्हेन आई डिसेबल द सिंक इट मींस मैं उस पर्टिकुलर फील्ड को अनकपल कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली चूज टू ओवरराइट लोकल चेंजेस ऑन दिस सिंक्रोनाइजेशन टेबल पेमेंट टर्म्स, बोल रहा है कि या फिर आप पूरे टेबल पे ही ऑन कर दो। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन होता है। अब व्हाट वी विल डू, अब देखो ये क्या होगा ना, ये बार बार ये जॉब क्यू रन होगा और ये अटेम्प्ट करेगा इसको इंसर्ट करने का। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो जॉब क्यू रन होता है तुरंत इंस्टेंटेनियसली और वो इंसर्ट करता है, मॉडिफाई करता है। लेकिन अगर वो रन हुआ और वो फेल्ड हो जाता है तो फिर वो रेगुलर इंटरवल पे वो अटेम्प्ट करते रहता है, ठीक है, उसको इंसर्ट कराने का। तो यहाँ पे आपको आगे और भी फिर जब अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो आपको यहाँ पे और भी रिकॉर्ड्स दिखेंगे और सब में वो फेल्ड ही आएगा। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि ये फेल हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पेमेंट टर्म्स पे जाऊंगा और मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जो भी इस डिस्क्रिप्शन फील्ड में लोकल चेंजेस किए हैं उसको ओवरराइट कर दो। ठीक है, वहां पे हमें सजेशन क्या मिला था कि या तो डिसेबल कर दो, पर मुझे डिसेबल नहीं करना है। मुझे ये करना है कि भाई कोई किसी ने अगर लोकली चेंज भी कर दिया ना तो वो ओवरराइट हो जाए, क्योंकि अगर चेंज कर दिया तो या तो फेल हो जाएगा, तो दैट आई डोंट वांट, क्योंकि उसके कारण जो उस रिकॉर्ड में दूसरी चीजें भी मॉडिफाई हो सकती है वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल ओवरराइट लोकल चेंजेस कर दूंगा।
आइडियली आप भी जब ये सेटअप करना तो ओवरराइट लोकल चेंजेस कर ही देना, अगर वो फील्ड इनेबल्ड है तो सारे पे, क्योंकि अगर इनेबल्ड है तो वो सिंक होगा पेरेंट से ही। किसी ने गलती से यहाँ पे चेंज कर दिया तो वो फेल होगा। तो अगर आपको चाहिए कि फेल ना हो तो आप ये ओवरराइट लोकल चेंजेस कर देना, ठीक है। तो ये मैंने फील्ड लेवल पे कर दिया। आपको अगर चाहिए कि आपको पूरे टेबल पे करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर है। आप इस पे क्लिक करोगे तो पूरे टेबल पे, पूरे फील्ड्स पे वो ओवरराइट लोकल चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, आई गो टू सिंक्रोनाइजेशन लॉग एंड मैं एक बार सिंक्रोनाइज मॉडिफाइड रिकॉर्ड्स करता हूँ। अब सिंक्रोनाइजेशन लॉग देखते हैं। अब देखो, अभी मैंने सिंक्रोनाइज रिकॉर्ड किया 427 में, 427 में हुआ और ये एक मॉडिफाई हो गया, ठीक है। तो ये वही पेमेंट टर्म्स है। तो इससे आपको दो चीज़ पता चल गया कि ये जो अगर फेल्ड हो रहा है तो वो बार बार रीट्राई करेगा, और फेल्ड होने का रीज़न एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि लोकली चेंज कर दिया था, विच इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। और आपको जो ये एक्शन है सिंक्रोनाइज मॉडिफाइड रिकॉर्ड्स, इसका भी मतलब पता चल गया। ऐसे अभी वाला सिनेरियो था कि वो फेल हो गया था और फिर वो नेक्स्ट ट्राई करेगा, लेकिन मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट तक वेट नहीं करना। आई वांट दैट वो जो जॉब क्यू है मैं तुरंत अभी रन कर दूं। इस केस में जैसे कि एक्चुअल ये यूज केस है तो उसमें आप इसको किया और ये रन हो गया, ठीक है। अब एक बार पेमेंट टर्म्स चेक कर लेते हैं कि वो एक्चुअल में अपडेट हुआ कि नहीं, क्योंकि एज पर लॉग तो अपडेट हो गया, बट लेट्स गो एंड चेक इन एक्चुअल। तो यहाँ पर देखो टेस्ट 3 अपडेट हो गया। यहाँ पर मैंने दूसरा डिस्क्रिप्शन लिखा था उसको ओवर कर दिया, और जो सोर्स पे था सेम वही अपडेट हो गया, ठीक है। अब आपको बस एक बार इसका थोड़ा लॉजिकली एज अ कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि ये सिंक्रोनाइज मॉडिफाइड रिकॉर्ड्स ना करता क्या है। आपने तो देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रैक्टिकल में देख लिया, बट थोड़ा डिटेल में इसको समझ लो कि ये दो चीजें चेक करेगा। पहले तो वो जाएगा लॉग में और जो भी फील्ड है ना, रिकॉर्ड्स दैट फेल्ड टू सिंक्रोनाइज, उनको देखेगा कि कौन सा रिकॉर्ड से जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में सिंक्रोनाइज होना फेल हो गया, उनको पकड़ेगा और उनको वापस से रन करेगा। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा, रिकॉर्ड दैट वर चेंज्ड इन द सोर्स कंपनी आफ्टर द लास्ट शेड्यूल सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या है देखो, ये जो डेट फील्ड है उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है इससे। ये जो डेट फील्ड है आप देखो, ये सिंक हुआ अभी। इसके पहले वो नीचे वाला टेबल आप देखो, परचेज एंड पेबल सेटअप, इसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए फर्स्ट बार जो सिंक हुआ तो 4/8 तब से सिंक हुआ है वैसा ही है। लेकिन ये 4:27 जस्ट 2 मिनट्स बैक ये सिंक हुआ, तो ये टाइम अपडेट होते जाता है। और इसी टाइम से पता चलता है कि ये टाइम तक का तो सिंक मैंने ले लिया है। जो भी रिकॉर्ड्स इस टाइम तक मॉडिफाइड हुए थे इन दी मास्टर कंपनी, दैट आई हैव टेकन इन दी सब्सिडरी कंपनी। तो ये चीज चेक करेगा। अब मान लो इस डेट और इस टाइम के बाद मैंने जो भी चेंजेस किए ना मास्टर कंपनी में, वही यहाँ पर सिंक होने वाले हैं। तो ये डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो क्राइटेरिया है जिससे ये सिंक्रोनाइज मॉडिफाइड रिकॉर्ड काम करता है, या फिर नॉर्मल में भी जो जॉब क्यू चलता है वो ये दो चीज चेक करेगा, ठीक है। पहला, जो भी लास्ट राउंड में फेल हुए हैं। दूसरा, जो भी रिकॉर्ड सोर्स कंपनी में, मास्टर कंपनी में सिंक्रोनाइज हुए हैं विच इज ग्रेटर देन दिस डेट, ठीक है वो। और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, द एक्शन वर्क इन द सेम वे एज ए शेड्यूल ट्रांजेक्शन एंड यू कैन यूज इट एज अ वे टू सिंक्रोनाइज आउटसाइड द शेड्यूल। शेड्यूल में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके आउटसाइड आपको करना है इंस्टेंटेनियसली, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक अभी एक ही पॉइंट और मेरे पास बचा था इस सेशन के लिए जो मैंने प्लान किया, तो वैलिडेट वाला, बट आई टेक इट इन, कंबाइन इट इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे कि आपको uh, दूसरा वाला जो सिंक्रोनाइजेशन मोड है कपल्ड वाला, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। नाउ इस सेशन में जितना भी बताया है उसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो feel free to ask. I will allow the mic for all the attendees now. तो इस सेशन के रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी है, feel free to ask. And if you have any feedback, anything. Hello, Shubham. I wanted to ask a question. Yes, Asad, please. Thank you for this session. मैं ये पूछना चाह रहा था कि MDM और इंटर कंपनी, इन दोनों को एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी दूसरे के लिए वेंडर भी है, कस्टमर भी है, तो फिर इन दैट केस व्हाट वुड हैपन? I don't see any problem. See, ये क्या कर रहा है, ये तो बस इतना सा चीज कर रहा है कि आपके लिए वो मास्टर आपको मल्टीपल कंपनीज में क्रिएट ना करना पड़े। अब जैसे आपने बोला मेरी इंटर कंपनी है, तो एक कंपनी होगी सेलर, एक होगी परचेजर, लेते हैं एक में वेंडर बन रहा है, एक में कस्टमर बन रहा है, जो भी है। लेकिन आपको क्या करना है, आप जो भी डेटा
बना रहे हो वो आप एक कंपनी में बना रहे हो और वो सिंक हो रहा है, इसका तो इतना ही पर्पस है। उसके बाद उस डेटा को लेके उसमें आप कोई भी सेटअप करो, इंटर कंपनी का रिलेटर आप ट्रांजेक्शन करो, वो तो कोई मतलब कहीं पे भी आई डोंट सी ए पॉइंट जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका पर्पस बहुत सिंपल है कि मेरा डेटा मैनेजमेंट सिंपल हो जाए, क्योंकि बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जहाँ हमारी भी हैं, पर्सनली मैंने इंप्लीमेंट की, जिसमें कि एक ही डेटाबेस में 70 कंपनीज हैं। तो आप सोचो, और वो एक ही मास्टर यूज कर रहे हैं। वो बोलते हैं यार मैं सारों में जाके वही मास्टर कितने बार अपडेट करूँ, आज नए 5 आइटम आए, मेरे को सारों में जाके वो मास्टर करना पड़ता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर देम, बट इंटर कंपनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। Thank you. Appreciate it. एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक यू आर अलाउड, हाँ, या धीरे। Yeah, I have one question. What if there is a circular reference? For example, if you talk about item and item unit of measure table. So when I am syncing item and there is a different sales or purchase unit of measure is defined, then the same needs to be there in my item unit of measure table. But item unit of measure table is again another table which is to be synchronized, and item unit of measure table requires item to be there. So in this kind of tables where circular dependency is there, how we can set up the system so that both the record syncs and doesn't give any error? वही मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर जब मैंने एम्प्लॉय डाला था तो आपने देखा होगा कि उसने मुझे एक बड़ी सी लिस्ट दे दी थी कि भाई Yeah. इतने सारे रिलेशनल टेबल हैं। ठीक है, जब आपको मैंने एम्प्लॉय का यहाँ पर दिखाया था, मैं एक बार इसको हटाता हूँ, मैंने एम्प्लॉय का इनेबल किया था Yeah, तो I आपको एक saw पूरी this. बड़ी लंबी लिस्ट मिल गई। तो सेम लिस्ट जैसे आप आइटम भी डालोगे ना, आपको सेम लिस्ट आ जाएगी। आपको बस ये करना है, यस करना है, तो जितने भी रिलेशनल टेबल हैं वो आपके यहाँ पर लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। लेट्स से इट इज, मैंने चेक किया था आइटम के केस में, इट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक 30 रिलेशनल टेबल्स एंड मोर देन दैट। तो वो सारे आपके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। एंड सेकेंड एडवांटेज इज, जब मैं आइटम का टेबल, मुझे एक आइटम अपडेट करना, अपलोड करना है, तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से करूँ ना, तो मुझे ये पर्सनली ध्यान में रखना पड़ता है कि पहले यूनिट ऑफ मेजर होना चाहिए, पोस्टिंग ग्रुप्स होने चाहिए, पेमेंट टर्म्स Right. होने चाहिए, पेमेंट मेथड्स होने चाहिए, जो भी रिलेशनल है वो पहले अपलोड करूं फिर इसको करूं। करेक्ट, ये हमें मैनुअली ध्यान रखना पड़ता है। इस केस में क्या हो रहा है, ये फीचर मुझे इसका अच्छा लगा कि दो चीजें देख रहा है कि आपको जो उस टेबल से जितने भी रिलेशनल टेबल है सारों का लिस्ट आपको दे दे रहा है, ऑटोमेटिकली ऐड भी कर दे रहा है। और जब आप सिंक करोगे तो वो मेक श्योर कर रहा है कि पहले वो सारे रिलेशनल टेबल अपडेट हो और लास्ट में जाके आइटम अपडेट हो। जैसा मैंने आपको दिखाया कि कस्टमर बिल्कुल लास्ट में हुआ, उससे रिलेटेड टेबल, शिपमेंट मेथड थे, पेमेंट टर्म्स थे, वो पहले हुए। तो वो चीज भी ऑटोमेटिकली वो टेक केयर कर रहा है, तो इससे नहीं आपका वो वो काम आसान हो जाएगा। थैंक यू, वो मैं समझ गया कि इफ डिपेंडेंसी है तो वो कर लेगा। बट ये जो मैंने केस दिया उसमें सर्कुलर डिपेंडेंसी है, बिकॉज आइटम यूनिट ऑफ मेजर को आइटम चाहिए एंड आइटम अपलोड होने के लिए उसको यूनिट ऑफ मेजर चाहिए। नहीं तो देखो पहले आप इस केस में आप क्या करोगे इन दैट केस, नॉर्मली देखो इसमें तो क्या है कि आपको एक कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा, इसमें कुछ ये फीचर का यूज नहीं आएगा। ये चीज देखो, जो भी वैलिडेशन हमें डिफॉल्ट में मिलता है वो वैलिडेशन आपको इसमें भी मिलेगा। करेक्ट, ये तो ट्रू है टेबल पे जो है। तो आपको पहले यही करना पड़ेगा कि जब आप आइटम डाल रहे हो तो यूनिट ऑफ मेजर्स पहले आपको अपडेट नहीं कराने पड़ेंगे, फिर आपको डालना पड़ेगा बाद में, वो पहले आपको डिसेबल करके रखना पड़ेगा वो फील्ड। जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से आप करते, तो आप क्या करते हैं, आप सिमिलर वे में सोचो कि जब मैं आइटम अपलोड कर रहा हूँ तो ये फील्ड मैं डिसेबल करके रखूंगा ताकि मेरा सब अपलोड हो जाए, फिर मैं इस वाले को इनेबल कर दूंगा तो ऑटो सिंक हो जाएगा, फिर मैं वापस से उसको स्टार्ट कर दूंगा, वो दो फील्ड इनेबल करके। तो उस केस में आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल है जब आप कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से करते हो, तो अगर ऐसी डिपेंडेंसी है तो। तो यहाँ पर वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं कि फॉर आइटम वी कैन कीप द वैलिडेट ऑफ एंड देन इफ वी ट्राई मे बी इट वर्क्स। करेक्ट, आप वैलिडेट के साथ भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वैलिडेट भी ऑफ रख सकते हो। वैलिडेट मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, बट यू कैन अगेन यूज वैलिडेट एज वेल। Okay, and another point is, I've checked one feature that Microsoft has given in the latest release. That is a field of resolve delete conflict. So if you delete any record in the source company, then in the destination company it doesn't delete the record. That is a limitation that you have mentioned, and that is correct. But they have given an option to resolve the conflict, and in resolve conflict they have given two options: whether to delete the conflict
or restore the record. And if you select the restore record, then the record is again created in the subsidiary company or the destination company. And if you say that delete coupling, then it's just simply delete the coupling and doesn't sync the record for the future syncs. बट ये मास्टर डेटा मैनेजमेंट में बात कर रहे हो कि इसमें ये आया फीचर? Yes, Because that I have not seen. Where you see the option for this? in the synchronization table only. If you open the Let's say मैं कस्टमर पे हूँ, let's say. Yeah. For sales. Do personalization. Yeah. And there is an option of You want me to go to fields? It is taking some time. But ये किसी वेब में changes देखा है आपने, or how you have come to know about this? I recently checked it because I am doing this MDM implementation for one of my client. So I guess 2 days ago I found out this feature. Okay. Because as far as documentation is concerned, I have not found it anywhere. Yeah, because we all know that Microsoft is taking time to update the documentation. So Okay, अभी fields पे गए. yeah, now there is an resolve deletion conflict, the fourth field. Okay. We'll bring it out. And see the options. That's an option field. Yeah. Delete coupling. But okay, but it deletion is still not supported, right? Yeah, deletion is still not supported. That you are correct. It just gives you option to restore the records or delete the coupling. So in future it doesn't sync and doesn't give you an error. Okay, but deletion के case में I don't get any errors. Like, for example, Even if I delete something in master company, then I don't get any no, errors in synchronization log. no, you don't get any error. If you delete it in the source company, no error. Correct. No Gulshan, I problem. think I'll this check is- these two. This Ah, is the result of conflicts within the subsidiary company only. So, for example, Yes. you have if you delete a record which was synchronized earlier from the source company and you have deleted it locally, Okay. right? You created a payment terms. It was synchronized with the Deleted subsidiary it. company and from the deleted from the subsidiary company only. Okay, no problem. Okay. We can ठीक है, check it. I'll You can check it, but yeah, it looks like it is referencing to that activity. ठीक है, I'll check it. And who was this? Who mentioned this? Sorry, I forgot the name. It's Dhiren. Dhiren. Okay, Dhiren, thank you for this because I'll check this as well. I was not aware of this. So, and I'm not found any documentation, but thank you because you checked it and you mentioned it. So, मैं भी अपने end पे इसको एक बार test कर लूँगा and I'll take it in second or third session. Okay, apart from this, any questions? To synchronize between store and the store two. Is there any option? No, right? Sorry? To synchronize between subsidiary companies. Mhm. Do we have? Hey, you can do it. See, here what we are telling, we are just mentioning it as master and subsidiary company. But the point is, if you go here, you can synchronize, you can subscribe. I mean to say, for example, store 1 can take the data from Cronus USA. Store 2 can take the data for store 1. That can happen. There's no problem. But the point is, if I ask you that store 1 should take the data from HQ, Cronus USA, and Cronus USA should take the data from store 1. Now, this is technically feasible, but not suggested. That's why I mentioned that it is unidirectional. Similarly, if you go to store 2 and in the store 2, you take the source company as store 1. So there's no problem. वो हो सकता है, उसमें कोई issue नहीं है. That is done. But What was data synchronized in store one? It will automatically get in store two as well. Suppose store. sorry, I didn't get your question.
Store one synchronized from master data. All right. Store one data. Synchronized. Store one data synchronized from master company. Kronos. Correct. Correct. Now, after it is being synchronized, how about store 2? It will go to store 2 because I have a synchronization for store 2 from store 1. Yes, yes, definitely. Once it is here, see, if any changes come here, it can go here. Okay. Correct. Thank you. What happens? Either you update it manually. The point is, job queue कब trigger हो रहा है? Job queue trigger हो रहा है जब कोई भी changes हो रहा है उस particular field में, उस table में, उस particular field में जिसे आपने already enable करके रखा है sync के लिए. When it detects the change, वो सीधे उसको update कर रहा है. When there is a insert, वो उसको update कर रहा है. तो insert update दोनों में वो job queue trigger हो रहा है. सिर्फ deletion के केस में trigger नहीं हो रहा है. ठीक है? तो आप वो अपडेट आप मैनुअली करो, वो अपडेट आप कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से करो, या फिर वो सिंक होके आ रहा है, जैसे भी हो रहा है. ठीक है, इट विल हैपन. Okay, thank you. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, if you have any feedback. Okay. If you don't have any question, then thanks a lot for joining. And I'll see you in the next session. Maybe it will take 2 more sessions because I'm just trying to, deep dive and cover whatever scenarios we could. So thank you for your time today. Have a nice rest of the day. See you in the next session. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you.